हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे लिखा आप देख पा रहे हैं, अपना पर्यावरण का एक नया चैप्टर हमने शुरू किया था, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो एक इसकी क्लास हुई थी और इसके बाद में आगे के टॉपिक्स को जानने के लिए हम आज इसी पाठ को निरंतर जारी रखेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि कल मैंने आपको पिछला जो अपना चैप्टर था वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसके नोट्स अवेलेबल कराए थे। ये अपना जो एप्लीकेशन है उस पर मैंने उसको डाला था, 18 पेजेस उसके लिए आपको दिए थे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने उनको लिख लिया है वो बड़ी काम की बात जो पहले मैंने आपको बता रखी है कि आप केवल क्लास देख रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर, लेकिन जो सामग्री, पाठ्य सामग्री आपको अवेलेबल करवाई जाती है नोट्स के रूप में, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने उसको नहीं लिखा है तो उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखना बड़ी ज़रूरी है। कि किसी भी चीज़ को जब हम समझ रहे होते हैं उस समय हमें वो हो सकता है कि ईजी लगे, परंतु कुछ दिनों के पश्चात जब हमें वही टॉपिक वापस देखना पड़े तो उसके लिए हमें कुछ नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लिखी हुई जो चीज़ें होती है वो अच्छी तरह से याद रहती है और कभी भी वो हमारे उपयोग में आ सकती है। इसीलिए क्या कीजिएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उनको ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये अपना चैप्टर जो है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो मैंने इसमें आपको एक डेफिनेशन बताई थी इसकी, संसाधन की। संसाधन शब्द का अर्थ होता है हमारे उपयोग में आने वाली समस्त वस्तुएं। मानव उपयोगी समस्त वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन, रिसोर्सेज कहलाती है। और प्रमुख प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं तो प्रकृति से हमें प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुएं हैं जो सीधे ही हमारे उपयोग में आ जाती है, उसको बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हम डायरेक्ट यूज़ में लेते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो होती है वो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती है। परिभाषा मैंने बताई थी आपको, एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक होते हैं मानव जनित संसाधन, या जिसको हम कहते हैं कृत्रिम संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा होती है प्रकृति से प्राप्त होने वाली समस्त वो वस्तुएं जो हमारे लिए सीधे ही काम में ली जा सकती है। और कृत्रिम जो संसाधन होते हैं वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, मानव उपयोगी वो वस्तुएं होती है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है। इसके बाद में आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे झूम खेती के बारे में। यहाँ पे वनोन्मूलन से रिलेटेड ये एक टॉपिक है। वन उन्मूलन किसे कहते हैं? वन यानी फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत अधिक जातियों के पेड़ पौधे एक साथ उगे हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे भूभाग क्षेत्र को हम कहते हैं फॉरेस्ट या जंगल या वन। और वन उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है इनको काटना, इनको मिटाना, इनको हटाना। तो ये उन्मूलन होता है। वन का उन्मूलन हमारे लिए हितकारी नहीं है, परंतु कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मानव अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती है इसमें, जिसकी वजह से वनों का उन्मूलन होता जा रहा है। तो उन्हीं वन उन्मूलन के विभिन्न कारणों में एक कारण जो है वो झूम खेती भी है। तो ये झूम खेती कहाँ की जाती है और क्या होती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। झूम खेती, इसमें क्या होता है? यह वनोन्मूलन का एक प्रमुख कारण है, मुख्य कारणों में आता है ये। इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर हम खेती करना चाहते हैं उस क्षेत्र विशेष की जो वनस्पति होती है उसको हम जला के क्या कर देंगे? राख कर देंगे। जब उसको जलाएंगे तो उसकी भस्म बनेगी, उसकी राख बनेगी, और वो राख किसके साथ मिक्स हो जाती है? मिट्टी के साथ, जिसकी वजह से मिट्टी जो है उर्वरक हो जाती है। क्योंकि वनस्पति को जलाने से उसमें विभिन्न कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें, विभिन्न जो पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए वो उसमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो जब ज़मीन के मिट्टी के साथ मिक्सअप होंगे
जिसकी वजह से वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाएगी, जिससे वहाँ की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष तक अच्छी फसल वहाँ से ली जा सकती है। और जब ऐसा लगता है कि अब यहाँ अच्छी फसल नहीं ली जा सकती है तो फिर वो वहाँ से हट जाएंगे, किसी दूसरे जंगल के भाग को पकड़ लेंगे, वहाँ की वनस्पति को जला देंगे और फिर वहाँ पे 2-3 साल और कृषि करेंगे। तो जगहों को बदल बदल के जो खेती की जाती है वो झूम खेती कहलाती है, और जिसमें वहाँ की उपस्थित वनस्पति को जला के राख कर दिया जाता है। और हमारे देश में ये कृषि जो है वो नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम आदि के जो आदिवासी लोग हैं वो इस पद्धति से कृषि करते हैं। ये झूम खेती के बारे में रहा। और अब हम आगे देखेंगे दुष्प्रभाव किसके, वन उन्मूलन के। वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव। वन उन्मूलन के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनको दुष्प्रभाव कहा जाता है। तो इसमें देखिए पहला जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है। वनोन्मूलन से क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गई, पेड़ पौधे हो गए, इन सब का क्या होता है? क्षय होता है। तो देख रहे थे वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव में पहला हो गया प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, जैसे मृदा है। और इसके अलावा जैसे पेड़ पौधों को काट देंगे, तो इससे एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। पेड़ पौधों को यदि हम काटेंगे तो वो क्या हो गया? वनोन्मूलन हो गया। और इस वनोन्मूलन की वजह से प्राकृतिक संसाधनों का क्षय किस प्रकार होता है बता रहे हैं आपको। पेड़ पौधों की जड़ें क्या करती है? मिट्टी को थाम के रखती है, मिट्टी के कणों को रोक के रखती है। और मिट्टी के कण क्या करते हैं? तेज़ बहते हुए जो पानी है उसको रोकने का कार्य करते हैं। तो मिट्टी के कण की वजह से मृदा का अपरदन नहीं होगा। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन हो गया क्या? मिट्टी और आपके पेड़ पौधे दोनों ही। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? मृदा के अपरदन को रोक रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षय जो है वो इनकी वजह से रुकता है। अगर ये नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, तो फिर प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होगा। इस उदाहरण से आप इसको समझ सकेंगे। फिर दूसरा है मृदा अपरदन। वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव में दूसरा क्या है? मृदा अपरदन। इसकी परिभाषा क्या होती है? मृदा आपको पता है, सोइल, मिट्टी, जहाँ पे खेती की जाती है, बारीक जो महीन मृदा होती है उसको हम बोलते हैं मृदा। जो चट्टानों से निर्मित होती है मृदा जनन प्रक्रिया के माध्यम से, तो वो मृदा कहलाती है। और मृदा का अपरदन यानी ऊपरी जो परत होती है मृदा की, वो उपजाऊ होती है और वो हवा के माध्यम से या फिर जल के द्वारा वो अपने मूल स्थान से बहकर या फिर उड़कर अन्यत्र पहुंच जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरदन कहेंगे, मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन जो है वो किसकी वजह से होता है? वन उन्मूलन की वजह से। पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी को जकड़े रखती है इनकी जड़ें। तो पेड़ होंगे तो जड़ें होंगी, जड़ें होंगी तो मिट्टी के कणों को जकड़े रखेंगी, और जकड़े रखेंगी तो फिर वो बचे रहेंगे। अपरदन इसका नहीं होगा, उपजाऊ मृदा जो है हटेगी नहीं अपने मूल स्थान से, तो इसका मतलब मृदा का अपरदन नहीं होगा। और तीसरा है वन्य जीवन का विनाश। वन्य जीव कहाँ पे रहते हैं? वनों में। वन इनका क्या है? आश्रय स्थल है। तो ये वनों में निवास करते हैं, और अगर इनका आवास छिन जाता है तो फिर ये अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं कर सकते, अपनी जनन क्रिया है वो नहीं कर सकते, अपने भोजन प्राप्ति में इनको बाधा आती है, इसीलिए वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं, सामान्य बस्तियों में आ जाते हैं या फिर शिकारियों द्वारा मार दिए जाते हैं। तो वन्य जीवन का इस प्रकार विनाश होता है किससे? वनोन्मूलन से, पेड़ पौधों को कटने से। फिर है जलवायु में परिवर्तन। अगला और चौथा है जलवायु में
परिवर्तन। वनों को काटेंगे तो जलवायु में परिवर्तन होगा। अधिक वन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वर्षा आकर्षित होती है, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, कम होंगे, तो वर्षा कम आकर्षित होगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा। हवा में नमी जो है वो भी जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उन स्थानों पे नमी की मात्रा कम हो जाती है जहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा कम है। तो इस तरह से ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद में है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। रेगिस्तान का निरंतर बढ़ना ही क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। और मरुस्थलीकरण जो है वो वनोन्मूलन से बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वनस्पति रहित क्षेत्र बढ़ेगा, और वनस्पति रहित क्षेत्र बढ़ने का मतलब होता है मरुस्थल बढ़ रहा है, और मरुस्थल बढ़ने की प्रक्रिया ही मरुस्थलीकरण कहलाती है। तो मरुस्थलीकरण इससे बढ़ता है, वनोन्मूलन से बढ़ता है, इसका एक दुष्प्रभाव है। इसके बाद में है प्रदूषण में वृद्धि होती है। छठा जो इसका रीज़न है, दुष्प्रभाव है, वो है प्रदूषण में वृद्धि। प्रदूषण बढ़ता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायु प्रदूषण को कम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, और विभिन्न प्रकार के अन्य प्रदूषण है उसमें भी ये सहायक होते हैं प्रदूषण को रोकने में। तो वनोन्मूलन की वजह से वो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है उनमें वृद्धि हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो है वो वन उन्मूलन के क्या हैं? दुष्प्रभाव हैं। फिर देखिए वन संरक्षण के उपाय। वनों को सुरक्षित रखने के क्या उपाय किए जाते हैं? वन संरक्षण के उपाय। वन का अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, और संरक्षण शब्द का अर्थ होता है सुरक्षित रखना। तो वन संरक्षण के क्या उपाय हैं? इसमें पहला है वनों की पोषणीय सीमा तक ही कटाई की जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? वनों की पोषणीय सीमा तक ही कटाई की जानी चाहिए। वनों की पोषणीय सीमा तक ही कटाई की जानी चाहिए, यानी जितने वन हम काटते हैं, जितने पेड़ हम काटते हैं, हमें उतने पेड़ वापस लगाने चाहिए। इससे क्या होता रहता है? उसकी पुनः पूर्ति होती रहती है। लगातार काटते जा रहे हैं, लगाते नहीं है, तो फिर वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कुल मात्रा में कमी आ जाती है। तो ये करना चाहिए। पहला जो है वो पोषणीय सीमा तक कटाई की जानी चाहिए, और दूसरा है वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। आग से सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? निरीक्षण गृह और अग्निरक्षा पथ। निरीक्षण गृह और अग्निरक्षा पथ इसमें बनाए जा सकते हैं। ये दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम सुरक्षा कर सकते हैं वनों की आग से। और फिर तीसरा है वनों की हानिकारक कीटों से रक्षा की जानी चाहिए। वनों की हानिकारक कीटों से रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दवा का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर कोई भी रोगग्रस्त पौधा अगर है तो उसको वहाँ से हटा सकते हैं। चौथा है विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से प्राथमिकता देनी चाहिए। विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण
वनों से सुरक्षा विविधतापूर्ण वनों को एकरूपतापूर्ण वनों से प्राथमिकता, सुरक्षा नहीं, प्राथमिकता देनी चाहिए। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि हमें मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसको लगाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि केवल एक ही प्रकार के पौधों को लगाना चाहिए। क्योंकि एक प्रकार के पौधे लगाएंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो आवश्यकता रहती है वो सेम होती है। इसीलिए ज़मीन से वही पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में ग्रहण किए जाएंगे तो उन पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर जो विकास है वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए अलग अलग तरह के पौधों को अगर हम चूज़ करेंगे, लगाएंगे वहाँ पे, तो उन सभी की जो आवश्यकता होती है वो अलग टाइप की होती है। इसीलिए मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति होती रहती है, ये इसका फ़ायदा है। अगला जो है वो है कृषि और आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए। भूमि उन्मूलन और झूम पद्धति यानी कृषि और आवास के लिए क्या करते हैं हम, कृषि व आवास के लिए वन भूमि के उन्मूलन एक तो कृषि करने के लिए और एक आवास लोगों को बसाने के लिए क्या करते हैं हम, वन भूमि का उन्मूलन करते हैं, यानी ज़मीन को साफ करने के लिए वनों को उन्मूलित करते हैं, काटते हैं उनको। और दूसरा है झूम पद्धति की जो कृषि होती है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद में जो है वो है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब सामाजिक वानिकी क्या है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अपना एक पूरा टॉपिक है सामाजिक वानिकी। तो क्या है सामाजिक वानिकी और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। अभी आपको ये देखना है कि वनोन्मूलन, वन संरक्षण का जो उपाय है उसमें सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने से वनों को संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद में जो अपना टॉपिक है वो है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी देखिए क्या होता है इसमें, यह लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा कार्यक्रम है। यह लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा कार्यक्रम है। यह लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा, किसके लिए है ये, लोगों का। और ये किस लोगों का कार्यक्रम है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। समझ गए, इसमें सभी जो भूमिका होती है वो हमारी ही होती है, लोगों की होती है आपस में। तो परिभाषा इसकी किस प्रकार दी जाती है, लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा कार्यक्रम है, जिससे क्या होता है, वन क्षेत्र में विस्तार के साथ, जिससे
वन क्षेत्र में विस्तार के साथ, इससे क्या होता है, वन क्षेत्र का विस्तार होता है और साथ साथ में क्या होता है, इससे साथ ही गांव वालों को चारा, साथ ही गांव वालों को इससे चारा मिलता है और जलाऊ लकड़ी व गौण वनोत्पाद जलाऊ लकड़ी व गौण वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। इससे क्या होता है, गांव वालों को चारा मिलता है, जलाऊ लकड़ी मिलती है और साथ साथ में गौण वनोत्पाद मिलते हैं। एक तो जो अति महत्वपूर्ण वनों से मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो तो मुख्य वनोत्पाद कहलाते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वनों से मिलने वाले उत्पाद भी होते हैं जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं। एक तो प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं जो अति आवश्यक होते हैं और एक सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं जो आवश्यक तो होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कुछ कम आवश्यक होते हैं। तो ऐसे उत्पादों को गौण वनोत्पाद कहा जाता है। तो इसके बाद में अब है सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक। सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक देखिए, पहला इसमें कृषि वानिकी। पहला घटक कौन सा है, कृषि वानिकी, यानी इसी कार्यक्रम को कृषि के हिसाब से अगर किया जाए तो कृषि वानिकी हो गया। और दूसरा है वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण करना। ये इसका दूसरा घटक हो गया। और तीसरा घटक जो है सामाजिक वानिकी का, वो देखिए, वो है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, यह है तीसरा घटक। तो सामाजिक वानिकी क्या है और सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछिए तो आप ये इसमें लिखेंगे। परिभाषा भी इसमें दे रखी है और इसके अतिरिक्त इसके जो घटक है वो भी यहाँ पे आपको बता रखे हैं। तो अब आगे आने वाले जो दिन है, अपने डेट है, जैसे 21 तारीख है, उसको अपनी स्कूल जो है ओपन होने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है। ऐसे दिशा निर्देश है कि वो कंसल्टेशन के लिए, दिशा निर्देश के लिए टीचर्स के संपर्क में जा सकते हैं बच्चे, कुछ पूछने के लिए, जानने के लिए। तो उम्मीद है कि अपनी जो मुलाकात है वो फेस टू फेस अब हो पाएगी और किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए हम आपके सामने फेस टू फेस अवेलेबल हो सकेंगे।
तो ये जब तक नहीं आप आ सकते तब तक कंटिन्यू इसको कीजिएगा। मिलते हैं